नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते हम नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी संभालते ही कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे लेकर उनकी कार्यशैली को लेकर अलग अलग अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने लगे हैं और कुछ लोग जो है उन्हें आरएसएस के मुख्यमंत्री के रूप में जो है बता रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सब वो हो सकता है कि 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हैं और उसे लेकर जो राजनीतिक रणनीति मोदी और शाह की रही है और जो हिदायतें दी गई हैं नए मुख्यमंत्रियों के चयन के समय, उसी का निर्वहन कर रहे हैं। तो जो नए मुख्यमंत्री हैं उज्जैन से आते हैं और उनकी कार्यशैली क्या दर्शाती है, तमाम जो अटकलें हैं, इसको और विस्तार से समझने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि जुड़ चुके हैं। भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि लंबे समय से टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े रहे और अब चर्चा द ट्रुथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अरुण सर आपका चर्चा द ट्रुथ में और जस्ट हिंदी पर भी। और सबसे पहले तो नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं मध्य प्रदेश को और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं सभी उनकी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी तुलना जो है योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। आपका क्या आकलन है? खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाना, लोगों की धरपकड़ और बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं आरोपियों के घरों पर, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये एक पॉपुलिस्ट लीडर बनने की कवायद है या फिर 2024 के चुनाव को लेकर जिस ताकीद के साथ उनको ये मुख्यमंत्री पद सौंपा गया है उसी ताकीद पर वो अमल कर रहे हैं? अरुण नेहा जी, अभी तक ऐसा होता रहा है कि जो नया मुख्यमंत्री आया वो सबसे पहले अपनी पार्टी का घोषणा पत्र लेके ब्यूरोक्रेट्स के पास जाता था कि हमें इस पे अमल करना है। लेकिन मोहन यादव ने जो किया है, मोहन यादव ने पहला आदेश निकाला कि लाउड स्पीकर पर रोक लगेगी और बड़ा लंबा आदेश था। दूसरा, खुले में मांस अंडा इसकी बिक्री नहीं होगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो आतंक अपराधी हैं, उनकी जमानतें रद्द करके उनको वापस जेलों में डाल दिया जाए। और चौथा, बड़ा स्पष्ट बुलडोजर वाला जो मैसेज है, तो इससे एक समझिए सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि एक सरप्राइज विधायक बैठे थे, उन्हें पता था, उन्हें ये उम्मीद थी कि आमतौर पर जैसा होता है रायशुमारी की जाएगी, लेकिन एक पर्ची निकाल दी गई और मोहन यादव तीसरी लाइन में बैठे थे। जब उनका नाम आया तो खुद चौंक गए। तो पड़ोस वाले विधायक ने कहा तुम्हारा ही नाम है, तब वो खड़े हुए। तो ये एक तरह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको चुन के उनका चुनाव दिल्ली ने किया है, आप कहें तो नरेंद्र मोदी ने किया है। संघ से वो जुड़े हैं, संघ में उनकी विद्यार्थी परिषद से आते हैं और बड़ा वर्सटाइल बैकग्राउंड है। वो बड़े छोटे घर से आए, उनके पिताजी कहते हैं कि पढ़ाने को पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है मोहन यादव के रूप में। आरएसएस को जो लेटेस्ट और आरएसएस का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से वो सूट करते हैं और उन्होंने पहले दिन से वही शुरू किया। अब सवाल यह है कि अंडा और मांस और मछली कौन बेचता है, क्योंकि हिंदुस्तान में कमोबेश 72-73% लोग मांस खाते हैं, ऐसा माना जाता है। और अगर इतने लोग खाते हैं तो बेचने वाले भी तो इन समुदायों से आते होंगे, क्योंकि अकेले एक समुदाय से नहीं हो सकता है। तो जो जो चीजें उन्होंने की हैं वो पूरी तरह से वही योगी आदित्यनाथ को फॉलो करना और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाना। क्योंकि अभी वो अकेले हैं, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिए गए हैं, दोनों पुराने हैं, लेकिन काम वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। जब शपथ ली उसके बाद सीधे महाकाल मंदिर गए, उसके बाद ऑर्डर निकाले। और ये भी माना जा रहा है कि जो लोकसभा की तैयारी है एक मोमेंटम बने कि हाँ भाई, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है दूसरी तरफ हो रहा है वही मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश में अब वही होगा जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे या संघ चाहेगा। बीजेपी तो बीच में आती नहीं है, मोदी और संघ, बीजेपी तो मोदी की जेब में रखी है, इसलिए उसकी तो बात करना ही बेकार है। तो सारा काम जो है संघ की मंशा के मुताबिक है और मोदी जी के निर्देश के मुताबिक है। अभी तक वो उसी तरह काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक वो इस पद पे रहेंगे वो इसी तरह काम करेंगे। जी, तो ये सीधे सीधे 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपना नंबर सबसे ज्यादा बढ़ाने की कवायद भी दिख रही है, क्योंकि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन कमोबेश इसी तरह से किया गया जैसे मोहन यादव का किया गया है। लेकिन अगर अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव सबसे ज्यादा एक्टिव दिखते हैं और पॉपुलिस्ट डिसीजंस उनके कहे जा सकते हैं कि उन्होंने लिए हैं।
देखिए, मोहन यादव सरकार में रहे हैं पहले, इससे पहले शिक्षा मंत्री थे, मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। उससे पहले वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। उसके पहले पर्यटन बोर्ड के वो में भी अध्यक्ष रहे हैं। वो उसको उमा भारती के करीबी होने की वजह से 2003 से ही उनकी एक्टिविटी काफी बढ़ी और दूसरी बार 2 बार रह चुके, तीसरी बार एमएलए चुन के आए हैं और उनको लेकर के तमाम तरह की चीजें चल रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद उनको नहीं थी। अब चूंकि सरप्राइज देना नरेंद्र मोदी की आदत है, तो तीनों राज्यों में जो है, जो मुख्यमंत्री उन्होंने चुने हैं, वो उन्होंने सब जगह लोगों को सरप्राइज दिया है। लेकिन जो माना जा रहा है आमतौर पर वो ये है कि उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में जातीय गणित, अब आप देखिए, पहले जब उन्होंने राष्ट्रपति चुना था जी, तब दलित वर्ग से लाए तो उनका पूरा ढिंडोरा पीटते रहे कि हमने एक दलित को बनाया। बाद में वो आदिवासी महिला को लाए तो अभी तक कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। अब जो उनके दिमाग में है वो ये है, आदिवासी, ओबीसी और अगड़ा। तो भजनलाल शर्मा पहली बार चुन लिए, किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद उनको नहीं थी और किसी की, और क्योंकि वो पार्टी से बाहर जाके भी चुनाव लड़ चुके थे। बेबी सिंह पार्टी ने पार्टी बनाई थी, उसमें जाके उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन वसुंधरा राजे के सामने भजनलाल को लाके खड़ा किया। कहां जमीन और कहां आसमान, इतना अंतर है पॉलिटिक्स में उनकी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में उन्होंने किया। मध्य प्रदेश में दिल्ली से उन्होंने नरेंद्र तोमर को भेजा था, कैलाश विजयवर्गीय को भेजा था, प्रहलाद सिंह पटेल को भेजा था, बड़े बड़े नेता भेजे थे। इनमें कमोबेश सभी जीत के भी आए हैं और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ नया दायित्व मिलेगा, क्योंकि उनसे दिल्ली की मंत्री पद और संसद की सदस्यता दोनों छुड़वा ली। अब यहां अचानक उन्हीं की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने बना दिया मोहन यादव को। तो ये तो सरप्राइजिंग फैक्टर है। इसके पीछे जो हम लोग सोच पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार 120 सीटें हैं इन दोनों राज्यों में और नरेंद्र मोदी, चूंकि यादव बहुलता दोनों राज्य में है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मुलायम यादव और बिहार में लालू यादव और उनके बेटे और तमाम उनका जो पूरा दल है, तो ऐसा लग रहा है कि ये चेहरा दिखाने के लिए कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर उन 120 सीटों पर यादव जो वोटर हैं उनको ये बताना कि हमने सोशल जस्टिस किया है और हम एक यादव को मुख्यमंत्री बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में तो नहीं बना सकते क्योंकि योगी आदित्यनाथ काफी तगड़े हैं और हालांकि उनके साथ बड़ी खींचतान चल रही है, लेकिन वहां संभव नहीं है। और मध्य प्रदेश में कोई ऐसा है ही नहीं जो मोदी जी को जवाब दे या सवाल उठाए, हालांकि कोई देश में भी कहीं नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा इनको चुना है। दोनों चीजें हैं, एक जातीय गणित पूरे देश को दिखाने के लिए और प्रदेश में संघ का एजेंडा या सनातनी एजेंडा लागू करने के लिए मोहन यादव से बढ़िया पात्र उन्हें नहीं मिल सकता था। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने चुना है उनको। बिल्कुल समझूंगी थोड़ा और विस्तार से कि मोहन यादव की ये जो कार्यशैली है, क्या योगी आदित्यनाथ के समानांतर किसी एक बड़े कद के नेता को जो है जगह देने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनको जिस शर्त के साथ ये कुर्सी सौंपी गई है उसमें और भी कुछ जो है रहस्य छिपे हुए हैं? समझेंगे कार्यभार संभालते ही उनके जो फैसले आए हैं वो कई तरह की बातें, कई तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं और हमारे साथ अरुण दीक्षित जुड़े हुए हैं भोपाल से। समझते हैं कि उनकी इस कार्यशैली में कितनी परतें जो है, क्या रहस्य छिपा हुआ है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर ये सक्रियता जो है इसे जोड़कर भी देखा जा रहा है। अरुण सर, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जब लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की बात होती है तो ये क्या बिल्कुल ही स्पष्ट है कि अब जो नया मुख्यमंत्री आ गया, वैसे तो जो मामा थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी जो ये जो लास्ट टर्म था वो भी योगी आदित्यनाथ मॉडल को ही अपनाते दिखे थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि उनकी ही विरासत को, लेगेसी को मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये लाउड स्पीकर, एक कदम आगे बढ़कर जो उन्होंने लाउड स्पीकर बैन लगाने की बात कही है, इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों में किसी तरह का भय पैदा करने की कोशिश, या फिर बहुसंख्यक समाज को जो है ज्यादा खुश करने की कोशिश, क्या दिखती है? देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात जो है, अगर ये फैसला, मैंने इसका स्वागत किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाउड स्पीकर अगर मस्जिद से बजता है तो 5 बार बजता है अजान के समय, लेकिन मंदिर में सुबह
4 घंटे और शाम को 4 घंटे बजता है। इसके अलावा जब धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो मीलों तक बड़े बड़े डीजे के साथ निकलते हैं। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर जब आपके धार्मिक समागम होते हैं तो उसमें कितना ज्यादा लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर पूरे को इसको समग्र दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं बस यही चाहता हूं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि मोहन यादव जो फैसला लाए हैं वो मस्जिद की मीनारों से अगर लाउड स्पीकर उतरते हैं तो वो मंदिर के शिखर से भी उतरेंगे। पर जो दूसरा जो सड़कों पर हो रहा है या जो दूसरी चीजों के साथ जो नॉइज पोल्यूशन है उसको कैसे रोकेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापक दायरा है इसका। सिर्फ मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर्स नहीं है, धार्मिक जुलूस, उसके अलावा जो डीजे बज रहे हैं। तो अभी प्रथम दृष्टया टारगेट वही है जी। लेकिन वो 5 बार 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा तो पूरे 24 घंटे में 25 मिनट, लेकिन मंदिर में सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे तो 6 घंटे। अब इसका कितना असर उस समाज पे पड़ेगा जिसको ये खुश करना चाहते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मंदिर से बंद करेंगे लाउड स्पीकर जहां 3 घंटे बजता है तो फिर तो लोग उसका रिएक्शन क्या होगा। अभी हालांकि ये हो रहा है कि लोगों ने मस्जिदों से उतार दिए, मंदिरों से उतार दिए, कुछ गुरुद्वारों से भी लाउड स्पीकर उतारे जाने की खबर आई है। पर मूल चुनौती जो है वो तब आएगी जब ये धार्मिक जुलूस, धार्मिक आयोजन और सड़कों पर तेज आवाज में बजने वाले डीजे इनको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगा। तब ये समझ में आएगा कि ये वास्तव में प्रशासन सरकार की नीयत साफ है। अन्यथा अगर सिर्फ एक वर्ग को रोकने के लिए और उसको उस पर असर डालने के लिए है तब तो फिर बहुत बड़ी अपने आप दिखाई पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जैसा कि सरकार का है सबको समान दृष्टि, जैसे कि इन्होंने शपथ ली है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार, अगर उस पर चलते हैं तो आपको ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, जुलूसों में डीजे का इस्तेमाल और सबसे ज्यादा शादियों में जो भयंकर शोर होता है उसको भी रोकना साथ में पड़ेगा। अगर ये सब रोकेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशंसा से ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आदत आ गई है। तो दूसरी बात जो आपने कही कि मामा की लेगेसी को, दरअसल मामा जो है अब हम लोग देख रहे हैं उनको, हमने 2005 में सीएम बनते देखा था जी। व्यक्तिगत तौर पर शिवराज सिंह चौहान एक अच्छे, विनम्र और सामान्य तौर पर एक जिसको कहे मिलनसार व्यक्ति हैं। वो खास तौर पर भेदभाव और वो नहीं। आपको बताऊं, हंसी आएगी कि 2014 तक वो ईद की नमाज के बाद ईदगाह भी जाते थे, गोल टोपी भी लगाते थे, काजी के घर जाके सेवैयां भी खाते थे, लोगों के घर जाके ईद भी मिलते थे। लेकिन जैसे ही 2014 में दिल्ली का निजाम बदला वैसे ही शिवराज सिंह की दुनिया बदल गई। उन्होंने इफ्तार पार्टी देना, ईदगाह जाना सब बंद कर दिया। बाद के दिनों में जब वो बुलडोजर लाए तो बुलडोजर, अब देखिए मामा शब्द जो है माँ के बाद 2 बार मामा बोलो तो मामा बनता है और माना जाता है कि बड़ा प्रिय बच्चों में खास तौर पर। अब बुलडोजर मामा आपने कहीं सुना? बुलडोजर बाबा तो थे लेकिन शिवराज सिंह बुलडोजर मामा बने और क्रिमिनल जस्टिस शुरू कर दिया बुलडोजर के जरिए। उसका असर बहुत गलत हुआ, क्योंकि सवाल यह पूछा गया कि जब आप एक पर्टिकुलर कौम के क्रिमिनल के घर तो बुलडोजर 5 मिनट में पहुंच गया, लेकिन वही बीजेपी से जुड़े क्रिमिनल्स के यहां पहुंचने में महीनों लगे या नहीं पहुंचा। अब सबसे लेटेस्ट जो है वो पेशाब कांड हुआ था चुनाव से पहले, तो वहां पूरे प्रदेश में जब हंगामा मचा तब जाके उस आरोपी के घर बुलडोजर तीसरे दिन पहुंचा और उसका असर ये हुआ कि सारे वहां के समाज के लोग एक हो गए और उन्होंने भरपूर विरोध किया, भारी हंगामा हुआ जी। तो वो उसके आगे भी सरकार झुकी, क्योंकि थोड़ा तोड़ के अब अभी जो भोपाल में तोड़े गए हैं क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर सवाल ये भी है कि उसने जब क्राइम कर दिया उसके बाद आपको क्यों दिखा कि इसका घर अवैध है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। वैध और अवैध का फैसला तो तभी होना चाहिए कि जब अवैध अगर बन रहा है तो फिर तब कहां था वो एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन तब तक बीजेपी की सरकार में तब तक कोई चीज अवैध नहीं है जब तक अगर उससे जुड़ा कोई व्यक्ति कोई गलत काम न कर दे, और ऐसा गलत काम जिससे सरकार की छवि या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए। तो इस पर सवाल उठता है और इसके साथ
सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं भाई क्या हम दो इस देश में, इस लोकतंत्र में संविधान का राज है, उसमें क्या लोगों के साथ पहले दर्जे और दूसरे दर्जे का व्यवहार कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज उठ रहा है। इसका जवाब चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों की सरकार हो, वहां सब लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर तो जब दुनिया में बात आती है तो केंद्र की सरकार कहती है कि हम एक सेकुलर कंट्री है जी, और वहीं देश का प्रधानमंत्री लोगों को कपड़े से पहचान लेने की बात कहता है। ये विडंबना है। आज सबसे बड़ी समस्या आज ये है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मोहन यादव इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ना तो वो अपनी कुवत पर या अपनी ताकत पर चुन के आए हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं, ना वो इतने लोकप्रिय हैं। उन्हें तो एक टास्क सौंपा गया है, ठीक वैसे जैसे कॉर्पोरेट में एक अपॉइंटमेंट होता है, वैसे उस चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए और उनको जो जो टास्क दिया जाएगा वो उसी तरह करेंगे। मुझे नहीं उम्मीद है कि वो अपनी तरफ से कोई चीज करेंगे। या जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है वो उसी पर्ची का हिस्सा है, जिस पर्ची पर उनका नाम लिख के आया था, उसी पर्ची पर उनको दिया गया कि ये आपको करना है। जी, यानी मोहन यादव ने कुर्सी संभालते ही बीजेपी के संकल्प पत्र पर अमल नहीं किया है, बल्कि ये कह सकते हैं कि आरएसएस का जो एजेंडा है उसी को ही इज राइट नाउ पुशिंग अप फ्रंट। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये हिंदी पट्टी में जो तुष्टीकरण है उसकी एक और बानगी है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि इस वक्त ये हिंदी पट्टी से बीजेपी खासी जो है उम्मीदें लगाए बैठी है, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरह से बहुमत इनको मिला है, इससे पार्टी बहुत गदगद है। अरुण सर, देखिए सबसे बड़ी चीज वही है कि अब एजेंडा सेट करना है देश के लिए। आप देखिए पूर्वोत्तर में हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं जी, गुजरात में जो चल रहा है वो सबके सामने है, महाराष्ट्र में जबकि ये सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं पर वहां भी कहने को सपोर्ट कर रहे हैं, मूल से सरकार तो यही चला रहे हैं। तो और उत्तर प्रदेश जिसने मिसाल पेश की है कि बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर पहुंचा, कुछ चुने हुए नेताओं को जमींदोज किया गया, कुछ लोगों को सरेआम मारा गया, ये जो चीजें हैं एक दहशत फैलाने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश में हुई और जिसका व्यापक असर हुआ है, ऐसा नहीं है कि असर नहीं हुआ है। इसके साथ साथ फिर आप 370 को भी जोड़ लीजिए, उसको भी, हालांकि सरकार का फैसला है, राज्य एक जैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं, पर उसको पेश ऐसे किया जा रहा है कि हमने उन्हें ठीक कर दिया। ये जो मंशा है और जो दिखाया जा रहा है, आप करते कुछ हैं लेकिन जब आप जो दिखाना चाहते हैं वो बहुत खतरनाक, दिखाने का तरीका बहुत खतरनाक है और इस पर अभी कोई भी बात नहीं उठा रहा है। दरअसल जो विरोधी दल है या जो विपक्ष है वो बात ही नहीं कर पा रहा है। भले ही इंडिया बन गया लेकिन उन मुद्दों पर जिन पर उन्हें बात करनी चाहिए, जिन पर आगे आके जिस तरह से विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए, कहां पूछ रहा है। और यही सबसे मजे की बात है, इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। अब सबसे लेटेस्ट ये है कि संसद में 2 लड़के घुस गए। जब सांसदों ने सुरक्षा की बात पूछी, क्योंकि अरबों रुपया खर्च करके आपने नई बिल्डिंग बनाई और उसमें जब जिस संसद पे हमला हो चुका है 20 साल 22 साल पहले, उसमें 2 लड़के घुस जाते हैं, वो चाहे स्मोक ग्रेनेड ले गए या स्मोक ट्यूब ले गए, कुछ भी ले गए, लेकिन वो घुसे तो, अंदर कूदे तो, उस पर सवाल किया तो सांसद बाहर हो गए। जी, तो और मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की कार्यशैली क्यों सवाल खड़े कर रही है, रोजगार की क्या स्थिति है, और जब खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की बात होती है, और भी कई फैसले हैं, बुलडोजर चलवाए जाने की बात होती है, तो क्या वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है कहीं ना कहीं तरीके से जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कम मजबूत सीएम न समझा जा सके, और यही कवायद में वो दिखते हैं। हमारे साथ अरुण दीक्षित जी जुड़े हुए हैं भोपाल से, लगातार टाइम्स ग्रुप के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण सर, आपने कहा था कि संसद में जो चूक हुई है और उस मसले पर भी आपने ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट आई वो कहते हैं कि इसका जो मूल वजह जो है वो बेरोजगारी है। लेकिन यही बात जब मैं प्रदेश में आती हूँ कमलनाथ की तरफ से, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा जब इस तरह के फैसले ले रहे हैं मोहन यादव। बसपा सुप्रीमो कहती है मायावती कि ये फैसला जो है गलत है और रोजगार पर जो है एक प्रहार भी है, लेकिन कमलनाथ क्यों चुप हो गए हैं?
नेहा, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि कमलनाथ जब से आए हैं, 2018 से उनको कमान दी गई थी, 1.25 साल उनकी सरकार रही, वो खुद को हिंदू, कट्टर हिंदू, बड़ा हिंदू, हम लोग तो कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम, मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने शुरू किया। पहले वो बार बार कहते हैं मैंने हनुमान का मंदिर बनवाया, उन्होंने अपने छिंदवाड़ा में बनाया भी है। उसके बाद वो उन बाबाओं के पास भी घूम रहे हैं जो मध्य प्रदेश में चर्चित थे, चाहे वो बागेश्वर बाबा हो, चाहे वो कथा करने वाला प्रदीप मिश्रा हो। तो कमलनाथ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात तो छोड़िए, मुस्लिम खुद हिंदू मुद्दों पर भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा उनका क्या रवैया है ना। जब मुसलमानों के मुद्दे की बात आएगी कभी वो खुद को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी खुल के, अभी इस मुद्दे पर उन्हें बात करनी चाहिए थी कि भाई आप लाउड स्पीकर उतारोगे तो जो बात मैंने पूछी है कांग्रेस को पूछनी चाहिए थी कि क्या मठों के, मंदिरों के या कथाओं के, प्रवचनों के लाउड स्पीकर जो हैं उनको भी नियंत्रित करोगे, वो तो लंबे समय तक। लेकिन कोई सवाल कमलनाथ ने नहीं पूछा है और कमलनाथ लगातार खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश करते रहे। और मजे की बात यह है कि जब प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव की शुरुआत करने आई थी जबलपुर, तब उनको भी नर्मदा पूजा, हनुमान जी उनके साथ घूमे, तो राहुल आए तो वो महाकाल गए। ये जो मोदी का रास्ता है उस रास्ते पे चलने की कोशिश, या इनको ये डर है कि अगर हम सेकुलर होके खड़े होंगे और सबकी बात करेंगे तो हमारा जो हिंदू वोट है, बहुसंख्यक वोट है, वो हमसे हटेगा, दूर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए अभी इतने सबके बाद 40% वोट मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी भी मिला है जी। कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि उसके नेता अभी भी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कहने को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी सरनेम कैरी करते हैं, लेकिन याद करिए महात्मा गांधी ने तन के कपड़े उतार के सिर्फ लंगोटी पहन के अंग्रेजों का सामना किया और मुद्दों पे खड़े हुए, तभी तो हमारा देश आजाद हुआ और हम सेकुलर कंट्री हैं। आज ये हिंदू और मुसलमान के बीच में भटक रहे हैं, ना उधर स्टैंड ले पा रहे हैं ना इधर। आज इन पे भरोसा मुसलमान भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप खुलकर उनकी बात नहीं कहेंगे, उन्हें ये भरोसा नहीं दिलाएंगे कि आप उनके साथ हैं, ये देश उनका भी है। भाई उन्होंने सामने बीजेपी और बीजेपी की सरकारों ने तो बता दिया है कि उनको उनकी हैसियत पे रहना है जी। हर बार बातें की जा रही है, चाहे विष्णुदेव प्रसाद कहे, बीएसपी कहे, आरएसएस कहे और चाहे खुद प्रधानमंत्री कहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से खुल के आज तक कोई ये नहीं कह रहा है कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं या अल्पसंख्यक तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब बताइए मणिपुर में जो हो रहा है उस पर क्या है? कांग्रेस एक बार गए और उसके बाद बैठे हुए हैं। देश का एक राज्य 6 महीने से ज्यादा चल रहा है और विपक्ष कहीं नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है और आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी के सामने खड़े होने के लिए पहले जो मुद्दे इनके हाथ में हैं उन पर कोई एक तो आके बात करे, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। तो कमलनाथ से क्या उम्मीद करें? कमलनाथ तो वैसे भी जमीन के नेता नहीं है। उनको 1980 में संजय गांधी लाए थे, उसके बाद वो छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। कारपोरेट स्टाइल में उन्हें काम करने की आदत है और उसी तरह से करते हैं, और यही वजह थी कि उनकी सरकार गई। क्योंकि विधायक हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में पैदा हुए, उनका भी अगर इस तरह से व्यवहार हुआ कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी या उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो ये जो चीजें हैं इनके लिए मुझे लगता है कि ज्यादा बड़े विजन वाला, जो देश के पूरे सोशल सिस्टम को समझे और जो आज इस वक्त की जरूरत को समझे कि आज सबसे बड़ी चीज इस देश में है समाजों के बीच अविश्वास। अभी तक हिंदू मुस्लिम था, अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे अगड़ा पिछड़ा होगा, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद जो चीजें जिस तरह से उभरेंगी वो समाज के हित में बहुत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये पता लगना चाहिए कि कौन सी जाति कितनी है, लेकिन जिस तरह उसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है और जिस तरह उसको बैठाने दिखाने की कोशिश हो रही है, वो आने वाले दिनों में समाज में खाई और बढ़ाएगी। अभी हम सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगड़ा पिछड़ा भी होने वाला है और इस पर कोई भी दल स्पष्ट नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अन्य दलों की तो स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी तक यही तो है। अकेले अगर कोई चलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। सबको खड़े होकर बीजेपी के सामने ये देश के दूसरे वर्गों को विश्वास दिलाना होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और मुझे नहीं लगता आज कोई कर रहा है जी।
अरुण जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता के जो तमाम पद हैं जिस तरह से वितरित किया गया है, उसमें भी ये कहा गया है कि बीजेपी ने जो जाति विशेष का काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखा गया है। ये भी कहा कि मोहन यादव की जो एक सबसे बड़ी योग्यता है वो तो यादव सरनेम ही उनकी योग्यता है। लेकिन मैं दोबारा से आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ कि प्रदेश की जो रोजगार की स्थिति है वो क्या है, क्योंकि हम सीधे सीधे ये कहें कि मांस और अंडे की बिक्री जो है खुले में बेचने पर रोक लगा देना ये सिर्फ मुस्लिम वर्ग को प्रभावित करेगा, बल्कि कहीं मैं देख रही थी कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बहुसंख्यक समाज के लोग भी जो है वो इस तरह का व्यापार करते हैं। उनके रोजगार की स्थिति क्या है प्रदेश में? क्योंकि जब मायावती खड़ी होती हैं तो वो दलितों के लिए भी उन्होंने कहा है कि ये दलितों के ऊपर अत्याचार है और शोषण का एक फैसला है। ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि ओबीसी पॉलिटिक्स में क्या ये जो फैसला है ये आने वाले कुछ समय के बाद उल्टा भी पड़ जाएगा मोहन यादव पर? नेहा जी, सच तो यही है। अब देखिए, पहले आज से 30-40 साल पहले अंडे का प्रचलन हमारे देश में इस तरह नहीं था। अब आप छोटे गांव तक चले जाइए, अगर वो सड़क के किनारे है, वहां अंडे का ठेला लगाए एक आदमी मिल जाएगा। मछली का कारोबार हिंदू समाज में, भोई समाज जिसको कहार कहते हैं, धीवर कहते हैं, पूरे देश में हो रहा है जी। उनका काम है मछली पकड़ते हैं और पालते हैं। अब मांस का कारोबार अगर मुस्लिम करते हैं तो हिंदुओं में भी तो वो है जिनको सोनकर कहते हैं या जो अलग एक जात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है। तो अब जो स्थिति है कि जब 72% लोग खाते हैं तो उनके लिए कारोबार करने वाले भी उसी समाज से आते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम सब जगह तो है नहीं, और जहां नहीं है वहां कैसे बिक रहा है। तो ये जो फैसला है इसमें समाज का वो निचला तबका, क्योंकि अंडे का ठेला कौन लगाएगा? गरीब घर का लड़का ही लगाएगा। या मछली पकड़ के लाके बेचने वाला अगर इतना बड़ा होता तो सड़क के किनारे रख के क्यों बेचता? वो अपनी दुकान खोल के बेचता। ये जो चीजें हैं ये बिना सोचे समझे सिर्फ दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि सनातनी सरकार आ गई है, ये किया गया। जब इस पे सोचेंगे तो जिस ओबीसी के लिए, जिस ग्रुप के लिए ये जो पूरा गणित बनाया गया है, जैसे मुख्यमंत्री चुने गए, उप मुख्यमंत्री चुने गए और आगे की चीजें जो तैयार की जा रही हैं, उसी के भीतर से रोष उठेगा। क्योंकि सब समाज के हर वर्ग में अलग अलग तरह की गरीबी और हर वर्ग के लोग इस तरह के काम में लगे हैं। अब मान लीजिए कि अपर कास्ट नहीं कर रही होगी, लेकिन जनरल में ओबीसी और पिछड़े, बैकवर्ड या अति पिछड़े या दलित, वो तो ये सब काम कर ही रहे हैं। अब उनके पेट पर लात होगी क्योंकि ठेले आप बंद करेंगे। दुकानें तो जो बड़ी दुकानें हैं वो तो शायद लाइसेंस पर ही होंगी, नहीं होगी तो लाइसेंस ले लेंगे, लेकिन अंडे का ठेले का लाइसेंस तो नहीं होता था। हजारों ठेले भोपाल शहर में लग रहे हैं, आसपास लग रहे हैं। तो इस पर पहले बेहतर होता कि सोचते और पता करते कि कौन कौन इसमें, इस रोजगार में इन्वॉल्व है, कितने युवा लगे हुए हैं। अब आप एक और चीज, जो आपने रोजगार की स्थिति पूछी जी, लेकर चलते हैं दर्शकों को अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण सर, रोजगार की स्थिति पर जो आप बात रखना चाहते थे कि प्रदेश में क्या स्थिति है, कई बार हमने इस तरह की हेडलाइन भी मध्य प्रदेश से देखी हैं जहां पर बार बार परीक्षाएं जो है स्थगित हुई हैं या फिर पर्चे लीक हो गए, और युवाओं में एक बड़ा वर्ग है जो कि इस तरह की खबरों से बहुत निराश है या फिर अपने भविष्य को लेकर सरकार के उदासीन रवैये से बहुत हताश नजर आता है। अरुण सर। नेहा जी, सबसे पहले आप याद करिए कि मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए व्यापम जो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसके जरिए भर्तियां होती थी, मेडिकल परीक्षा भी वही होती थी, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा भी उसी के जरिए होती थी पहले। तो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला सबने सुना, पूरी दुनिया में छाया कि कैसे जो योग्य छात्र थे उनका हक मारा गया, कैसे साठगांठ करके कम योग्य लोगों को जगह दी गई, और पूरा अभी भी सीबीआई जांच कर रही है। तो पहले तो वही युवाओं के, योग्य युवाओं के ऊपर कुठाराघात हुआ, जब योग्य के ऊपर जो परीक्षा पास कर सकते थे उनकी बजाय उन लोगों ने परीक्षा पास की जिनकी परीक्षा है तो किसी और ने दी या उनके नंबर बढ़ा दिए गए। तो वहां से तो धोखा शुरू हुआ। उसके बाद आइए आप, फिर यहाँ लगातार पर्चे लीक होते रहे। नर्सिंग घोटाला हुआ है कि लाखों नर्सिंग स्टूडेंट आज हाईकोर्ट पे केस है और वो भी सीबीआई से जांच करवा रहे हैं। यहाँ बातें इतनी बड़ी बड़ी हुई, मेडिकल कॉलेज पूरे दावा करेंगे। कल अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री कहेंगे पहले जब सरकार आई थी तो हमारे पास 5 या 7 मेडिकल कॉलेज थे,
आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो गांधी मेडिकल कॉलेज है उसमें भी पूरा स्टाफ नहीं है, ना डॉक्टर है ना प्रोफेसर है, स्टाफ नहीं है। मतलब कोई भी मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं है जो अपनी तरह अपने आप सक्षम होकर काम कर सके। अगर इनके रोजगार पूरे इनके पद भर दिए जाएं तो बड़े पैमाने पे हर क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। यही स्थिति है डॉक्टरों का है। मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में बंद हुए क्योंकि रोजगार नहीं है। बहुत कॉलेज खुले उसके बाद वाइंड अप कर गए वो। क्यों? इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त जब लड़का जो पैसे दे रहा था पिताजी से लेके, उसको नौकरी 1500 रुपए से लेके 5000 रुपए की नौकरियां मिलना शुरू हुई। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 10 से 15,000 पे आज आपको बीई के हुआ लड़का मिल जाएगा, ये डेली वेजेस से कम। और नया ट्रेंड हुआ कि प्रधानमंत्री भी रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हैं और मुख्यमंत्री ने भी रोजगार मेले लगाए और लेटर बांटे। अब स्टाइपेंड देने के लिए, ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेंड को भी रोजगार मेला बना दिया गया। वास्तविकता यह है कि सब काम ठेके से कराया, आउटसोर्स किया, और जो प्रॉपर भर्तियां होनी चाहिए, सरकारी पद हैं, पुलिस के हैं, जनरल, वो भी नहीं भर पाए हैं ये लोग। तो जब नए रोजगार हर बार इन्होंने मीट किए हैं, इंडस्ट्रियल मीट किए हैं, बड़े बड़े मेले लगाए हैं, लोगों को पूरे देश दुनिया से बुलाया है उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए पर जमीन पे वो चीजें नहीं उतरी जो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुए। भाई बैठे सब जगह दिखाया कि इस कंपनी ने कहा इस टाटा इतना करेंगे, बिरला इतना करेंगे, अंबानी इतना करेंगे, अडानी इतना करेंगे, जमीनें ले ली लोगों ने, लेकिन वो रोजगार जो सृजित होने थे, जिनकी गारंटी दी गई, वो जमीन पे नहीं उतरे। अब सबसे बड़ा मजाक क्या आता है कि जब देश का प्रधानमंत्री कहे भजिया तलो, पकौड़ी बना के बेचो, चाय की दुकान खोलो, जब ये रोजगार में आ जाए तो आप सोच लीजिए कि नीचे उस पर क्या असर जाने वाला है। या अंडे का ठेला लगा लो, लेकिन अब तो ये इलीगल बता दिया गया कि आप बेच ही नहीं सकते। तो इस तरह वही है जी भाई, ठेला लगाने की बात है, अंडे का ठेला क्या, आमतौर पर सब्जी का ठेला भी नगर निगम सेवा में आम आदमी नहीं लगा सकता, उसके लिए भी उसको टैक्स देना है, और टैक्स के साथ साथ उसका टैक्स जो निगम के लिए अलग है, पार्षद है, जो क्षेत्रीय अधिकारी है, मतलब हर लेवल पे जो लूट है वो उसको बिल्कुल सिस्टमेटाइज कर दिया गया है कि हाँ ये दस्तूर है कि आपको ये सब करना है, आप करिए। और इसीलिए जब भी मध्य प्रदेश की जो चीजें देखी, उत्तर प्रदेश में भी होता है कि नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में आते हैं तो जितने अवैध गुमटियां, अवैध कारोबार सब शुरू हो जाते हैं। पर वास्तविकता यह है कि आम बेरोजगार युवाओं तक सही मायने में रोजगार नहीं पहुंचा है। जितने बड़े बड़े दावे किए और जितना पैसा विज्ञापन पे खर्च किया, उसकी तुलना में जमीनी हकीकत उलट है। बिल्कुल। और आप अभी लेटेस्ट जो हुआ था मैं आपको बताता हूं, पटवारी भर्ती 9 लाख से ज्यादा युवा उसमें शामिल हुए थे, और जो सिलेक्ट हुए वो ऐसे लोग हो गए कि जिनको बेसिक चीजें नहीं मालूम थी, वो फिर कोर्ट में अटके। शिवराज सिंह की जाते जाते व्यापम से शुरू हुआ, पटवारी भर्ती पर आके अटके। तो नए मुख्यमंत्री अगर ये संदेश देते युवाओं को कि हम पटवारी भर्ती वाली जांच कराएंगे और हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, वो तो नहीं उन्होंने दिया। सनातनी एजेंडा ले आए कि अंडा बेचने वाला, मछली बेचने वाला, उसको उसका रोजगार जाएगा। उसमें है कितने लोग, इस पर ध्यान ही नहीं है। रोजगार, वास्तव में रोजगार नहीं देना चाहते। अगर रोजगार देना है तो सरकारी पद ही भर दे तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जिस तरह की कार्यशैली दिख रही है, ये जो है, ये कह सकते हैं कि ये सरकार जो है शायद रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जिसका उद्देश्य जो है वो कहीं और दिख रहा है। राज्य की जनता जो है प्राथमिकता नहीं दिखती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस की भूमिका को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझना चाहूँगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और कमलनाथ का हटाया जाना बहुत ज़रूरी हो गया। एक मजबूत विपक्ष ही जो है सत्ता पक्ष से जो ज़रूरी मुद्दों पर काम करवा सकता है, या फिर उसकी बात उसे लेकर जो है लोगों को जागरूक बना सकता है। अरुण सर, मुझे ऐसा लगता है कि सच में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। जरूरत यह है कि युवाओं को आगे लाएं, बदलें, वो गर्म खून जो आगे आके बात कर सके। अब 78 साल के शिवराज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अगर लीड करेंगे तो उनका नजरिया अलग है। जमीन पर लड़ाई करने की स्थिति में ये लोग नहीं है। अगर कांग्रेस को जिंदा रहना है मध्य प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की गति में नहीं जाना है, आपको याद होगा कि 89 में आखिरी बार तिवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव से बाहर हुई, उसके बाद आज तक नहीं लौटी है। और अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप को नहीं बदला
कांग्रेस के साथ लोग हैं। अगर 40% कांग्रेस के साथ बरताता है तो उसमें उसको ये मान के चलना चाहिए कि इस प्रदेश की जनता उससे उम्मीद करती है, उसे हर वर्ग के युवा उसके साथ है। ऐसा नहीं है, अगड़े पिछड़े आदिवासी दलित सब तरह के युवा आज कांग्रेस में मौजूद हैं। वो विधायक भी बने हैं, वो जमीनी संघर्ष भी कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि युवा नेतृत्व को आगे लाके उन्हें टास्क दिया जाए। अगर ये नहीं किया गया और नेतृत्व में परिवर्तन नहीं किया गया, कांग्रेस ने अगर अपना नजरिया, अपना रवैया और अपना तरीका नहीं बदला, तो सबसे ज्यादा खामियाजा उसको मध्य प्रदेश में उसी तरह भुगतना पड़ेगा जैसा उसने उत्तर प्रदेश में भुगता है। अब अभी ताजा मामला नेता प्रतिपक्ष का है, विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना जाना है जी। अगर ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो सदन के भीतर खड़े होकर मुख्यमंत्री को घेर सके या बहुसंख्यक, क्योंकि एक कांग्रेस का विधायक है तो 3 उधर हैं, इस तरह का औसत है, कहां 63 है और कहां 163 है। तो उनके सामने कम सही लेकिन ताकत से अपनी आवाज उठाने वाले लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों को नेतृत्व दिया जाना जरूरी है कि जो बात कर सके, जो सामने खड़े हो सके। लेकिन यहां भी अगर जात पात कोटा और वो निकाल के, और या फिर मेरा चहेता कौन है, आपका चहेता कौन है, गुटबाजी से चलेगी, तो मुझे लगता है कि पहला इम्तिहान तो विपक्ष का नेता चुने जाने में ही है। क्योंकि अगर यहां भी उन्होंने जात देख के चुना, व्यक्ति नहीं देखा, योग्यता नहीं देखी, तो फिर कांग्रेस को भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। कांग्रेस अगर नहीं बदली तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और अगर इस मौजूदा हाल में ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में रहती है तो उसे लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका प्रदेश से उठाने को मिल सकता है। देखिए, पिछली बार 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी। एकमात्र सीट कमलनाथ के पुत्र जीते थे, वो भी बहुत कम मार्जिन से। और इस बार शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता से बाहर होते ही पहले कमलनाथ के इलाके का छिंदवाड़ा का दौरा किया और कहा कि मैं 29 कमलों की माला बना के मोदी जी को पहनाना चाहता हूं। मतलब पूरी लोकसभा सीटें जिताना चाहते हैं। इसका एक अर्थ हमने ये भी लगाया कि शायद वो खुद छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर उनकी जो मंशा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कुछ मांगूंगा नहीं, वो दिल्ली जाने के सवाल पर जी। ये संकेत ये है ना कि पार्टी, क्योंकि भाई कमलनाथ लगातार जीत रहे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में हार गए थे, तब कमलनाथ जीते, तो वही एक सीट ऐसी है जो अजय है। अगर उस पर चुनौती दी जाए तो फिर नजरिया बिल्कुल दृश्य अलग होगा। तो कांग्रेस में आज की तारीख में अगर बदलाव नहीं किया गया तो आप मान लीजिए कि 2024 के मतलब 4 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें तस्वीर बदलेगी नहीं। 28 की 27 नहीं होंगी, 29 हो सकती है जी। ये परिस्थिति तो है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया और आपने इतने विस्तार से और स्पष्ट तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति रखी है, राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, युवाओं की क्या स्थिति है और मोहन यादव की कार्यशैली, उन आने वाले दिन में भी वो किस तरह के फैसले ले सकते हैं, अब इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर, आपने समय निकाला चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े। और दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी शिकायत है या फिर कोई सजेशन है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप हम तक अपना फीडबैक पहुँचाते रहिए। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।